जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। चलिए सभी लोग जल्दी से चले आइए ना। हम लोग अम्ल बे यानी एसिड बेस एंड साल्ट का एक क्लास चल चुके हैं। आज हम लोग दूसरे क्लास में आए हैं। गुड इवनिंग सभी लोगों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अम्ल, क्षारक एवं लवण। हमने आपको कल की क्लास में आपको हम अम्ल के बारे में बता रहे थे। कहाँ तक चले थे बाबू? अच्छा चलिए, कल की क्लास में हम आप लोग को हाइड्रोजन आयन त्याग करने के आधार पे अम्लों के प्रकार दो प्रकार के बताए थे, जिनमें एक जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन आयन का त्याग करता है उसे हम लोग प्रबल अम्ल अर्थात मजबूत अम्ल के रूप में जानते हैं, और जो कम हाइड्रोजन आयन प्रदान करेगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग वीक अम्ल अर्थात दुर्बल एसिड के नाम से जानेंगे। आप लोग को यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा के तो है ही है, क्या कुछ समय ये पूछता है। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर कार्बनिक अम्ल, अगर जिसमें कार्बन की मात्रा रहेगा वो सब के सब दुर्बल अम्ल के रूप लेता है, समझिए ना। जबकि क्रम के आधार पर अगर आपसे पूछेगा, क्रम के आधार पर हमें दर्शाइए, तो सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल HI होता है, उसके बाद HBr होता है, HCl होता है और HF होता है। वर्ग 17 में कहेगा तो अगर क्रम संख्या सबको मिलाकर कहे तो HClO3 का सबसे ज्यादा अम्लीय होता है, HClO2 उसके बाद का अम्लीय होता है, HClO उसके बाद का अम्लीय होता है, HI उसके बाद का अम्लीय होता है, HBr उसके बाद का अम्लीय होता है, HCl उसके बाद का अम्लीय होता है, HNO3 उसके बाद का अम्लीय होता है, H2SO4 उसके बाद का अम्लीय होता है। जितना अम्ल में कार्बन की मात्रा पाया जाएगा अर्थात जिसमें कार्बन मिला हुआ रहेगा वैसा अम्ल सबसे कमजोर अम्ल कहलाता है। कोई परेशानी की बातें नहीं है। अब हम लोग दुर्बल अम्ल की ओर चलते हैं, वीक एसिड। दुर्बल अम्ल, जैसे आप लोग से अभी कुछ समय पहले हमने बोला था कि प्रबल अम्ल की जब आपसे बात कहेगा तो जो कि जितना ज्यादा आयन यानी हाइड्रोजन का त्याग करता है जलीय विलयन में उसे हम लोग दुर्बल अम्ल के रूप में जानते हैं। तो एक परिभाषा और बताए थे, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है उसे हम लोग प्रबल अम्ल के रूप में जानते हैं। लेकिन दुर्बल कहेगा जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत ना होता है उसे हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं ना। आराम से हम लोग लिखेंगे, जो जलीय विलयन में जो जलीय विलयन में जलीय विलयन में पूर्णतः पूर्णतः आयनित ना होकर आंशिक रूप से आयनित होती है उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है ना, दुर्बल अम्ल कहते हैं। अर्थात कहने की मतलब यह है कि ये अम्ल अपने हाइड्रोजन आयन का पूर्णतः क्या, यह अम्ल अपने हाइड्रोजन आयन का अपने हाइड्रोजन आयन का पूर्णतः त्याग नहीं करता है, त्याग नहीं करता है। एग्जाम्पल रूप में अगर कहेगा एसिटिक एसिड, यानी पहले ही बताए हैं जिनमें कार्बनिक एसिड होता है
वो सबसे कमजोर अम्ल के रूप में जाना जाता है। ATC। समझिए ना इन बातों को। जो जलीय विलयन में पूर्णतः सम्मिलित नहीं होता है वो अम्ल क्या होता है बाबू? वह हमारा आंशिक रूप से भी अगर उसमें आयनीकृत होता है, पूर्ण रूप से नहीं हो पाता, उसे हम लोग दुर्बल अम्ल के रूप में जानते हैं। जो पूर्ण रूप से आयनीकृत ही नहीं हो पाया, इसे पूरी तरह से कन्फर्म होना है कि वो हाइड्रोजन आयन भी अपना पूरा तरह से त्याग नहीं करेगा। इसे हम लोग दुर्बल अम्ल के रूप में क्या करते हैं? जानते हैं, दुर्बल अम्ल के रूप में जानते हैं। अब आपसे पूछेगा कि बताइएगा कि अगर सामान्य सांद्रता रहे, एक समान सांद्रता है, या सिंपल से आपसे पूछेगा कि पीएच मान बता दीजिए बाबू, कि दुर्बल अम्ल के अपेक्षा हमारा प्रबल अम्ल का पीएच मान ज्यादा होगा या कम होगा? जो बताइए, आप लोग बताइए। अपेक्षा प्रबल अम्ल का पीएच मान ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा ना जी। जितना कम पीएच मान उतना ज्यादा अम्लीय होगा। जितना कम पीएच मान उतना ज्यादा क्या होगा? अम्लीय होगा। ये तो हम सभी लोग जानते हैं। जितना ज्यादा अम्लीय होना है, आरआरबी डी का एग्जाम कौन कौन दे दिए हो? बिक एसिड, कोई परेशानी यहां तक? यस या नो? अब चलिए अगला हम चलते हैं। अब आपकी बात कर रहे हैं, अब गाढ़ापन के आधार पर, अर्थात जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर, जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर अम्ल का प्रकार, जलीय विलयन में अम्ल की मात्रा के आधार पर, अम्ल की मात्रा के आधार पर, मात्रा के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। कितना बाबू? दो प्रकार के होते हैं। अम्ल में मात्रा के आधार पे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा हो जाता है सांद्र विलयन, एक हमारा हो जाता है कौन सा विलयन? सांद्र विलयन, अर्थात सांद्र अम्ल के नाम से जाना जाता है। और एक हम लोग का होता है तनु अम्ल, तनु अम्ल, टैलेट एसिड। अब आपसे कहेगा बाबू इसमें क्या मात्रा है, तो आपको कहना है सांद्र अम्ल उसे कहते हैं, सांद्र अम्ल, सांद्र एसिड उसे कहते हैं जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होता है, अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है। अब कहेगा तनु अम्ल किसे कहते हैं, तो जिस विलयन में अम्ल की मात्रा कम होती है, अम्ल की मात्रा कम होती है, उसे हम लोग तनु अम्ल के रूप में जानते हैं। जिसमें अम्ल की मात्रा ज्यादा होता है उसे हम लोग सांद्र अम्ल के रूप में जानते हैं, और जिसमें अणु की मात्रा कम होता है उसे हम लोग तनु अम्ल के रूप में जानते हैं। यहां तक आपको किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होना चाहिए, समझिए ना।
फूल प्रकाश नगर यूपी। फूल यूपी से है बाबू। यस सर नो। फूल में एक चीज तो है बाबू कि ये कमेंट तो कर लेगी, लेकिन जब लिखने की हम कहेंगे तो ये खाना बनाने लग जाती है ना। कमेंट तो ये कर देगा, जब लिखने की बारी आएगी तो ये खाना बनाना शुरू कर देगा। चलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अम्लों के रासायनिक गुणधर्म से आप लोग का प्रश्न आता है, ये लगे आप लोग ध्यान से देखिएगा। क्या अम्लों के रासायनिक गुणधर्म से आता है प्रश्न, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब आप लोग का बेहतरीन एवं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक की ओर आए हैं। बेहतरीन एवं सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक में आए हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्लों का रासायनिक गुणधर्म अम्लों का रासायनिक गुणधर्म अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड अम्लों का रासायनिक गुणधर्म। सबसे पहले इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि धातुओं के साथ अभिक्रिया, किसके साथ बाबू? धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है। तो आपसे सीधे प्रश्न आता है, पहले देखिएगा पहला पॉइंट, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु के साथ अभिक्रिया, तो इसमें आपको ध्यान देना है कि जब कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो यहां से हमें लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। जब कोई अम्ल धातु के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो उसको लवण और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। यहां से आपका ऑब्जेक्टिव में कथन के माध्यम से इस बार भी ग्रुप डी में प्रश्न आ रहा है बहुत सारा प्रॉपर्टीज से। तो जैसी कहेगा अम्ल अगर धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा, भैया कोई हमें बता दीजिए इसके बारे में क्या होता, तो आपको कहना है कि वैसा अम्ल यानी जो अम्ल यह तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करती है, धातु के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। सबसे पहले आप लोग को ध्यान देना, अगर कोई अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर रही है तो हमें क्या उत्पन्न करेगा बाबू? तो लवण और हाइड्रोजन आयन अर्थात हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करेगा। एग्जाम्पल के रूप में अगर कहें तो HCl के साथ अगर हम Mg मैग्नीशियम को अगर हम दोनों का अभिक्रिया कराते हैं तो हमें MgCl2 हमें लवण प्राप्त हो जाएगा और H2O गैस भी हमें प्राप्त होगी। H2O गैस हमें प्राप्त होगी। समझ गए ना? जब मैग्नीशियम एक धातु है, एक सॉलिड धातु है, और HCl एक क्या है? जलीय विलयन के रूप में पाई जाती है। इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया कराया जाएगा तो हमें लवण MgCl2 क्या हो गया बाबू? और लवण हुई। मैग्नीशियम क्लोराइड हमारा लवण हो गया
और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। इस बात की जानकारी आप लोग को ध्यान देना है। अगला एक प्रश्न और आपसे आएगा कि अम्ल जब धातु कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया करता है तो हमें क्या देगा? आपसे अगला पॉइंट आएगा कि बताइए जब अम्ल यानी 2 नंबर में धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो एक प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि जब धातु के साथ अम्ल के अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो हमें हाइड्रोजन और लवण प्राप्त होगा, लेकिन जब हम धातु कार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो आप लोग को ध्यान देना है, हमें लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी। क्या होता है बाबू? ध्यान से हम आपसे बात कर रहे हैं कि जब अम्ल आप लोग भी साथ में लिखते चल रहे हैं ना जी, जब अम्ल धातु के साथ धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण, जल एवं CO2 प्राप्त होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इस बात को आप लोग को ध्यान देना होगा कि जब अम्ल को हम लोग धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? एग्जाम में जरूर आता है बाबू। तो लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। लवण, जल और कार्बन डाई क्या प्राप्त होती है? ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल एक विलयन के रूप में हम इसका प्रयोग करेंगे और इसको कॉपर कार्बोनेट के साथ अगर हम मिलाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं कॉपर कार्बोनेट के साथ, तो हमें कॉपर सल्फेट जो एक विलयन रहेगा प्लस H2O जल प्राप्त होगा और प्लस CO2 हमारा गैस प्राप्त होगा। समझिए ना। तो यहां पर आप लोग को ध्यान देना है कि कॉपर कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया हम लोगों ने कराया है सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो ये हमें लवण प्राप्त हो गया, साल्ट प्राप्त हो गया बाबू, ये हमारा जल आ गया, ये हमारा CO2 आ गई, CO2 आ गया। कोई परेशानी की बात यहां तक नहीं है, यहां तक आपको कोई परेशानी की बातें नहीं है। यस या नो? चाहे कार्बोनेट तो आपको कोई परेशानी की बात हो तो यस या नो बताइए जल्दी से। अगर नहीं समझ में आया जल्दी से बताइए, हम पुनः आप लोग के लिए चलेंगे। अगर नहीं आया है तो एक बार फिर से बताइए, हम पुनः चलते हैं। आ गया है तो यस कह दीजिए। अब आ गया है तो आगे की ओर चलते हैं। धातु के बाद हमारा आता है क्षारक। जब अम्ल क्षारकों के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्षारकों के साथ अभिक्रिया यानी बेस के साथ अभिक्रिया, तो देखिए बाबू, जब आपसे कहेगा कि अम्ल का बेस के साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? तो लवण और जल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगी? लवण और जल प्राप्त होगा। ध्यान दीजिएगा।
आपको लिखना, ध्यान देना है, साथ में लिखिए भी कि जब अम्ल क्षारकों से, किससे? जब अम्ल क्षारकों से परस्पर अभिक्रिया करती है, अभिक्रिया करती है, तो उसे उदासीनीकरण कहते हैं। इस बात को भी ध्यान दीजिएगा। क्या कहते हैं बाबू? उदासीनीकरण कहते हैं। उदासीनीकरण कहते हैं, इसको भी ध्यान देना है। और हमें क्या प्राप्त होता है? तो लवण और जल प्राप्त होता है, तथा लवण यानी साल्ट, लवण और जल प्राप्त होती है, लवण और जल प्राप्त होती है। ध्यान दीजिए, कब? जब अम्ल और क्षारक के साथ अगर हम अभिक्रिया करते हैं बाबू, तो हमें लवण ही प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान देना है, उसे आप लोग कहीं कहीं उदासीनीकरण लिखेगा या उदासीनकरण लिखेगा या उदासीन लिखेगा। ये भी प्रश्न आप लोग ध्यान देना है। जब भी आपसे कहेगा कि अम्ल क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराता है, तो इसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण कहते हैं। इससे क्या प्राप्त होगा? तो लवण और जल प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा, लवण और जल प्राप्त होगा। कोई परेशानी की बात आप लोग को यहां तक नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बताते हैं, जैसे HCl हमारा क्या है बाबू? एक अम्ल है। वही अगर KOH की बात करें, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, तो ये हमारा क्या है? एक क्षार है। जब इन दोनों के बीच में भी क्रिया कराते हैं, तो देखिए हमें क्या बनता है? लवण। यहां पर लवण के रूप में हमें क्या आ सकता? KCl आ गएगा, तो KCl हमें बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन जाएगा, प्लस H2O बन जाएगी, जल बन जाएगा, H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा। तो यहां पर HCl क्या है हमारा? चला, लवण बन गया है, साल्ट बन गया है, और ये हमारा जल बन गया है, वाटर बन गया है ना। चलिए, तो यही प्रश्न आप 3 को हम बताए हैं। इन्हीं 3 गो से अभिक्रिया से आप लोग के बीच में प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। यही 3 गो से आप लोग के पास प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो आप लोग इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझ गए ना। अब आपके पास मात्र 1-2 बचा है, तो जलीय विलयन तो उतना ज्यादा नहीं, लेकिन एक बचा है धात्विक, अधात्विक यानी कि धात्विक ऑक्साइड बचा है। जब आपसे कहेगा कुछ किसी भी धातु और ऑक्सीजन मिला हुआ रहे, तो धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया कराता तो क्या प्राप्त होगा? तो वो भी हमें लवण और जल ही प्राप्त होगा, लवण और जल ही प्राप्त होता है, लवण और जल ही का प्राप्त होता है। लेकिन आपसे 2 प्रश्न फेमस है, हम पुनः आपसे दोहरा रहे हैं बाबू। पहला आपसे कहता है कि धातु के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? आपको तुरंत कहना है कि लवण एवं हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। कब? जब अम्ल और धातु आपस में अभिक्रिया करती है। तो जब कहेगा अम्ल और धातु कार्बोनेट आपस में अभिक्रिया करती है तो क्या प्राप्त होगा? आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें लवण, जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जबकि अगर धातु के साथ करेगा तो लवण और हाइड्रोजन प्राप्त होती है, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। दोनों अलग अलग बातें हैं। दोनों क्या है? दोनों अलग अलग बातें है, दोनों अलग अलग बातें है, समझ गए ना। यही धात्विक ऑक्साइड का ले लेंगे, अभी उसी को लेंगे, धात्विक ऑक्साइड। देखिए ले भी लेते हैं। अगला है कि धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करती है, धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर अभिक्रिया करती है तो हमें क्या प्राप्त होगा? धात्विक ऑक्साइड के साथ
धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि धात्विक ऑक्साइड के साथ जब हम अभिक्रिया करेंगे बाबू, तो हमें लवण और जल ही प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? लवण और जल ही हमें प्राप्त होगी। समझिए ना। चलिए देखिए, ध्यान से लिखना शुरू करते हैं हम लोग। आप लोग भी साथ में लिखिएगा। क्या लिखना है इसमें कि जब अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो अभिक्रिया करती है तो हमें लवण और जल प्राप्त होता है। लवण और जल प्राप्त होता है। समझिए ना बाबू। जब धात्विक ऑक्साइड के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? लवण और जल प्राप्त होगा। जैसे धात्विक ऑक्साइड की बात करें, कॉपर ऑक्साइड को अगर हम HCl के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? लवण प्राप्त होगा। तो कॉपर क्लोराइड हमारा लवण हो गया और हमें H2O प्राप्त होगा, अर्थात जल प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगा? H2O प्राप्त होगा, अर्थात हमें जल प्राप्त होगा। यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 कर देना है। यहाँ तक किन्हीं को कोई परेशानी नहीं होगी। निशा क्या कर रहे हैं? सर आप इस तरह लिख कर बताते हैं तो तुरंत याद हो जाता है। हाँ अच्छा, तो लिख कर ही चलेंगे। अच्छा ये बताए, हम ही लिख रहे हैं या आप लोग भी लिख रहे हैं? यस या नो बताइए तो। सिर्फ हम ही लिख रहे हैं या आप लोग भी साथ में लिख रहे हैं? जो बताइए पहले। सिर्फ हम ही लिख रहे हैं या साथ में आप लोग भी लिख रहे हैं? चलिए अब हम लोग लिख, अगला है जलीय। ये 3 नंबर था ना बाबू, 1 2 3, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर था। अब अगला है 5 नंबर। 5 नंबर क्या है? जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया। 5 नंबर में 5 नंबर में है जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया। जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया। विलयन के साथ अभिक्रिया। अब जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया आपसे पूछ रहा है तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जब हम अम्ल के साथ जलीय विलयन में अगर अभिक्रिया कराते हैं, अम्ल को अगर जलीय विलयन में हम लोग डालते हैं तो वहां से हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होगा। आप सभी लोग को हम शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन कब प्राप्त होगा बाबू? जब हम अम्ल यानी जो जितना जलीय विलयन में अपना हाइड्रोजन आयन त्याग करता है वो उतना ही मजबूत अम्ल कहलाता है। अब जब अम्ल का हम लोग जलीय विलयन के साथ जब हम अभिक्रिया ही करवा रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन आयन का त्याग होगा, लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से हाइड्रोजन आयन तो त्याग भी तो नहीं होगा। तो कुछ जलीय पदार्थ का भी तो इसमें अवशेष रहेगा, कुछ जलीय पदार्थ का भी क्या रहेगा? इसमें अवशेष रहेगा। जल के अणु भी इसमें कुछ संयुक्त रूप से मिलेगा। समझिए ना। अम्ल में जहां अम्ल का
तो यहाँ पर ध्यान देना है कि जब अम्ल को जब अम्ल को जब अम्ल को जलीय विलयन के साथ जलीय विलयन के साथ विलयन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो अभिक्रिया कराते हैं तो हमें हमें हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। हाइड्रोजन आयन प्राप्त होती है प्राप्त होती है। लेकिन हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में तो नहीं होता है, लेकिन हाइड्रोजन आयन स्वतंत्र रूप में नहीं होती है, रूप में नहीं होती है, नहीं होती है, होती है। इसमें इसमें जल के अणु संयुक्त होता है। क्या होता है बाबू? संयुक्त होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अम्ल को जब हम लोग जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो इसका जो हाइड्रोजन आयन जो अलग हो रहा है वो अपना स्वतंत्र रूप से अलग नहीं हो रहा है। इसमें जल का भी कुछ मात्रा को अपने यहाँ सम्मिलित करके रखा हुआ है। जल का भी कुछ मात्रा क्या है? अपने यहाँ सम्मिलित करके रखा हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं HCl। HCl को अगर हम लोग H2O यानी जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो ये हमें देना चाहिए खाली Cl पे माइनस देना चाहिए ना, या हाइड्रोजन प्लस खाली देना चाहिए। लेकिन हाइड्रोजन प्लस नहीं देकर ये क्या दे रहा है? Cl पे तो माइनस लेके चला आता है, लेकिन प्लस में H3O प्लस हमें दे रहा है। क्या दे रहा है बाबू? H3O प्लस हमें दे रहा है, यानी कि स्वतंत्र रूप से हाइड्रोजन को आने नहीं दे रहा है। ये जल अपना कुछ मात्रा यहाँ पे क्या कर रहा है? दिखा रहा है। यही हमारा महत्वपूर्ण बातें था जो हम लोग आराम से याद कर लिए होंगे ना। इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी आप लोग के बीच में नजर नहीं आया होगा। बाकी आर्हेनियस ब्रांस्टेड का जो थ्योरी था, पहले एक ने कहा था प्रोटॉन देगा, एक ने कहा था कि आयन देगा, जलीय विलयन में मिलेगा। इसके बारे में हम पहले भी आप लोग के बीच में चर्चा कर चुके हैं। अब हमारा हेडिंग आया बेस, क्षारक। क्या आया बाबू? बेस अर्थात क्षारक। हेडिंग मारिए, आप लोग भी हमारे साथ हेडिंग मारिए। इसी को हम वो भस्म कहते हैं, इसी को हम लोग क्षारक कहते हैं, अर्थात इसी को हम लोग वेश कहते हैं, वेश कहते हैं। आप सभी लोग हेडिंग मार लीजिए जल्दी से, हेडिंग मार लीजिए जल्दी से, क्षारक, भस्म और वेश। यहां तक कोई परेशानी की बातें नहीं होनी चाहिए। अब आपसे यहां से पूछेगा सिंपल से प्रश्न कि बताइए इसका स्वाद कैसा होता है। वहां पर हम स्वाद बताए थे कि इसका स्वाद भाई कड़वा होता, अच्छी बात है। लेकिन इसका स्वाद पूछेगा, इसका स्वाद कैसा होता है, तो आप लोग को ध्यान देना है कि इसका स्वाद उसका अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, लेकिन क्षारक का स्वाद कड़वा होती है। ये हमें क्या प्राप्त करता है? तो यहां पर हमें हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होती है। क्या होती है बाबू? हाइड्रोक्सिल आयन प्राप्त होती है, और वहां पे हाइड्रोजन आयन प्राप्त होता है। यहां पर वहां पे अम्ल में प्रोटॉन त्याग करने की क्षमता होता है, लेकिन इसे प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। एक एक बातों को हम लोग चलते हैं। देखिएगा, पहला बात, पहला आप लोग को ध्यान देना है कि वश में अनिक्षारक वे पदार्थ है, वे पदार्थ है जो जल में घुलकर जो
जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH माइनस हाइड्रोक्सिल आयन अर्थात OH माइनस प्रदान करती है। अगला पॉइंट है कि क्षारक में प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता होता है। ग्रहण करने की क्या होता है बाबू? करने की क्षमता होता है। अगला कोई आपसे पूछेगा इसका स्वाद कैसा होता है, तो इसका स्वाद कड़वा होता है, जबकि उसका स्वाद कैसा था? खट्टा हो रहा था। इसका स्वाद आपसे पूछेगा तो आपको ध्यान देना है कि इसका स्वाद कड़वा होता है। अम्ल भी विद्युत का सुचालक है और क्षार भी विद्युत का क्या होती है? सुचालक होता है। ये भी विद्युत का क्या होता है बाबू? तब विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक होता है। यह भी विद्युत क्या होती है? सुचालक होता है। अगला पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, जब जल में घुलनशील होता है तो इसके हम लोग इस भस्म को हम लोग क्षार कहते हैं, यानी अल्काइल कहते हैं। कब? जब ये जल में घुलनशील होता है, जब जल में घुलनशील होता है तो इसे क्षार अर्थात अल्काइल कहते हैं। कब कहते हैं? जब जल में क्या होती है? घुलनशील होती है, तब की बात है। समझिए ना। अब कहेगा लिटमस पेपर का क्या होता है, तो हम उसी समय हम आप लोग के याद करवाए हुए हैं ना कि लिटमस पेपर ये लाल से नीला कर देता है। इससे कोई परेशानी की बात हम लोग को नहीं होना चाहिए। गुलहर के फूल कहेगा तो क्षार में हरा हो जाता है। हल्दी कहेगा आप लोग के बीच में, तो जवाब वहां पे देना है कि हल्दी लाल हो जाता है। मिल्टोई ऑरेंज का पेपर पीला हो जाता है। एक और था आप लोग का फिनॉक्सिल अम्ल, वो गुलाबी रंग का हो जाता है। ये सबसे भी प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए यहां अब इससे आगे हम लोग कल चलेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।